नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MG गुरु 11 में। आज का शो द अवेकनिंग कुछ खास है। इसमें आपके साथ बात होगी क्लैरिटी की, करियर की और ऐसी सोच की जो जीवन को नई दिशा देती है। मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड, और आज का एपिसोड कुछ अलग है। आज हम बात करेंगे धन, सफलता और जीवन की उस समझ के बारे में जो सिर्फ कमाने में नहीं, जीने का रास्ता दिखाने में भी विश्वास रखती है। हमारे साथ हैं ऐसे साधक श्री अजय रायमा जी, नमस्कार। जो सिर्फ शिक्षक ही नहीं हैं, जिन्होंने मध्य दर्शन यानी जीवन चेतना की सिर्फ साधना ही नहीं की है, बल्कि उसे एक नए सिरे से जिया भी है। उन्होंने एक 16 एकड़ के फार्म में ऐसी फैसिलिटी डेवलप की है जो आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ न सिर्फ जीना सिखाती है, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे आप मानव चेतना के अंदर रहकर एक अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं। तो अजय जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में। धन्यवाद। और शुरू करते हैं ये खास यात्रा फास्ट लेन सोच से लेकर सहज जीवन तक की। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर, मानव चेतना से आप कैसे जुड़े? आपके जीवन में क्या टर्निंग पॉइंट था? कैसे ये सोच आपकी ज़िंदगी में आई कि ये सब कुछ बदलना चाहिए हमें? ये प्रश्न तो छोटा सा है लेकिन उत्तर थोड़ा बड़ा है इसका। जी जी। मैंने जब इंजीनियरिंग किया तो हमारे को बड़ा ऐसा लगता था कि इंजीनियर बन के हम इस देश के और मानव जाति के लिए कुछ बढ़िया काम करेंगे, उसका गौरव महसूस करते थे इंजीनियर बनने का। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद जब अपने घरों की हालत और ज़रूरत के आधार पर जब जीने लगे अपन, तो धीरे धीरे समझ में आया, जो नौकरियां करी उनमें ये समझ में आया। पहली नौकरी में ये समझ में आ गया कि हमारे को 5 साल की एजुकेशन में इंजीनियरिंग का भी कुछ भी नहीं सीख पाए हम, जबकि हम एक एवरेज स्टूडेंट ही थे, कोई वहाँ ऐसा नहीं था कि समझ नहीं सकते थे। लेकिन शिक्षा की जो एक विद्यार्थी के नाते जो शिक्षा से जो मिलना चाहिए वो पता चल गया पहली नौकरी में। दूसरी नौकरी में ये समझ में आया कि जितना बिजनेस वर्ल्ड है, इंडस्ट्री वर्ल्ड है, ये सब चालाकी बदमाशी पे काम करता है। तीसरी नौकरी करी तो वो कॉलेज में पढ़ाने की थी। उससे ये समझ में आया कि कॉलेज, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, और जो उनके इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो AICT हो, चाहे आपका है ना स्टेट लेवल के हों, उन सब जगह पर उनको किसी को एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। और उससे भी दुर्भाग्य ये बात का रहा कि उस पूरे सिस्टम में कोई भी उसका जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई उसमें माई बाप है ही नहीं वहाँ पर, बिना माई बाप का वो सब चल रहा कार्यक्रम। उसके बाद फिर हमने चौथी नौकरी जो करी वो गवर्नमेंट में करी, और उसमें पहले महीने में मुझे समझ में आया ये नौकरी बदलने से नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो हमारा मॉडल ऑफ लिविंग है वो ही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये बात है 1990 की जी। ये समझ में आ गया था कि सारे के सारे लोग गलत रास्ते में चल रहे हैं। मेहनत सभी कर रहे हैं, टैलेंटेड लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, बढ़िया मेहनत करते हैं, लेकिन डायरेक्शन इन विच दे आर वर्किंग और द मॉडल विच वी आर लिविंग इज इनअप्रोप्रिएट, इनकम्प्लीट। तो आपने अभी बताया जीवन विद्या से पहले आप किस तरह से जी रहे थे। जी। तो आज आप कैसा महसूस करते हैं मानव चेतना के नए आयाम में जब आप जी रहे हैं? तो एक कॉन्शियसनेस का एक लेवल है। अभी 850 करोड़ पीपल जो भी लोग रह रहे हैं ना, उसमें जनरली जो है वो, जनरल अगर हम बात करेंगे तो एनिमल कॉन्शियसनेस में हम रह रहे हैं। एनिमल कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन यदि हमारे को मिल जाएगा तो हम लोग बहुत सुख से रह लेंगे। जनरली यही सब खबर सबको यही है। अभी मानव चेतना, इट इज़ लिटिल बिगर कॉन्शियसनेस दैट इट शोज़ यू कि फाइनली हम सब लोग मानव आपस में कनेक्टेड ही हैं, और कलेक्टिवली हम सब फेल हो रहे हैं। इंडिविजुअली लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा फेल्यूर कलेक्टिव है, और इसके लिए चाहिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का नाम है मानव चेतना। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, कैसे हम लोगों का जुड़ाव है धरती के साथ और पूरी मानव जाति के साथ, और उसको समझकर हम अपना फिर डायरेक्शन ऑफ लाइफ सेट करते हैं, तो उसमें बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। कहीं पर भी कुछ छोड़ने का नहीं होता है, हमने कुछ चीज़ें छोड़ी नहीं है, रादर ये है कि बढ़िया से बढ़िया चीज़ें पकड़ी है।
दैट्स तो उस प्रकार देखेंगे तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसको हमने नाम दिया ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस हम सबके लिए एक सार्थक दिशा को नियोजित कर दे रहा है, क्योंकि आप और हम लोग सब कनेक्टेड ही हैं। अगर परमाणु बम फूटा तो हम सभी को दिक्कत है। तो और या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या हमारा प्लेनेट बीमार हो रहा है, या बच्चे सब टेंशन में आ रहे हैं, तो सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अभाव के कारण आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी जो लग रहा है, आपने पूछा कि अभी कैसा लग रहा है, अभी हम बिल्कुल मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। जी। और ऐसा काम करने से, ऐसा जीने से हमको बड़ा गौरव है, बड़ा सम्मान महसूस करते हैं, है ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल का युवा तो करियर के पीछे भाग रहा है, क्या ये प्राकृतिक है या सामाजिक दबाव की वजह से सब कुछ हो रहा है? ये पूर्ण रूप से भाई साहब, आप यकीन माने मेरा, तो ये सामाजिक दबाव है। अभी मैं कई युवाओं से मिलता हूँ, है ना, अगर जो अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले IIT IIM वगैरह में 50% से अधिक युवा है ना, उनको लगता है कि ये सोशल प्रेशर में हम काम करें, बट दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, ओके। है ना। तो ये बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है, ये सामाजिक दबाव में है, और सामाजिक दबाव में उनकी रहना मजबूरी है। कब तक? जब तक कि हम कोई एक अल्टरनेटिव डेवलप करके उनके हाथ में न दे दें, ना जिसको वो जांचें, समझें और देखें। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि मानव चेतना पैसा कमाने के खिलाफ है, या ये सिखाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए? क्योंकि अल्टीमेटली पैसा ही आज की डेट में सभी लोग मानते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। मैं आपको बात बता देता हूँ, मानव चेतना विकास केंद्र करीब करीब 150 प्रोडक्ट बनाता है, जी। और हम लोग 40 परिवार के लोग खाते पीते हैं मज़े से, और जो एक्स्ट्रा सामान 30% हम बनाते हैं, वो हम समाज में देते हैं बिना व्यापार के, बिना लाभ हानि के। लेकिन अगर आपको एक 2 मिनट के लिए मैं आपको बता दूँ, हमारा है ना घी जो 32 रुपये किलो है, और दूध है ना 140 रुपये लीटर है, और तेल जो है ना 300 रुपये से ऊपर लीटर है, ऐसे है ना कुछ। तो इस रेट में हम देते हैं, तो पैसा हम लोग कमाने को कमी नहीं है ना, और ना मना ही है। लेकिन हमें पता है कितना पैसा हमको चाहिए, हमें पता है सामान ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैसे से। हम लोग सामान बनाते हैं, उन सामान का बढ़िया फर्स्ट क्लास सामान का फर्स्ट क्लास उपयोग करते हैं, थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, तो जितने पैसे हमको चाहिए उतने हम समाज से ले लेते हैं, और उनसे भी हम बिना प्रॉफिट के काम करते हैं, उनका कोई शोषण नहीं करते। यदि हम 140 रुपये लीटर का दूध दे रहे हैं, तो 150 रुपये लीटर इसकी कॉस्ट है। आप तो खुद ही व्यापारी वर्ग से आए हो, आप खुद रहकर अच्छे से उसका कॉस्ट एस्टिमेशन करके देख लेना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम पैसा कमाने के खिलाफ है, बल्कि ये कह रहे हैं कि अक्ल कमाओ पहले, जी। है ना, फिर संबंध कमाए जाएंगे, फिर डायरेक्शन ऑफ लाइफ कमा लेंगे, उससे फिर जो है हमारा जीना सार्थक हो जाएगा। पैसा वैसे तो ढाबे वाले कमा लेता है साहब, तो हम तो कमाएंगे, क्या दिक्कत है। तो आजकल का युवा तो देखिए, सफलता इक्वल्स टू पैसा, जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा सफलता। तो इसको मानव चेतना कैसे मतलब डिफाइन करती है? थोड़ा शॉर्ट में इसको बताएं। बिल्कुल शॉर्ट बताते हैं। देखो आजकल के युवा, आप बोल रहे हो कि ज़्यादा पैसा ज़्यादा सफलता, ऐसा आपका मानना है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। क्योंकि मैंने युवाओं को देखा, आज वो घबरा गए किस बात को लेकर, रिलेशनशिप के मुद्दे पर वो एकदम ही घबरा गए। आज का युवा शादी करना नहीं चाहता, आज का युवा बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, क्योंकि डर गए हैं संबंध को लेकर। आज उनके लिए सफलता है संबंध को ठीक ठीक जीने की योग्यता आ जाए, उसको लेकर। तो अभी चूंकि ये बातें नहीं हो रही है, तो उनको ये भाषा नहीं आती बोलने के लिए। एक्चुअल इशू युवाओं का अभी जो है, आप देखिए पूरे वर्ल्ड का, मैं आपको बता दूं कि लोग अब शादी नहीं करना चाह रहे, इतना घबरा गए रिश्तों को लेकर। और रिश्तों के बिना काम चलता नहीं है, और रिश्ते निभना नहीं आते हैं, तो रिश्तों में संकट झेल रहे हैं युवा। तो चैलेंज उनके लिए पैसा कमाना या ये सफलता इस बात के लिए नहीं है। उनकी सफलता है कैसे रिश्तों में ठीक से संबंधपूर्वक, तृप्तिपूर्वक जी सकें, और उसमें कमिटमेंट को पहचान सकें, निष्ठा को बना कर रख सकें। दूसरी जो बात है कि हम सब ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना दी जी, जिसमें सब कुछ पैसे से चलता है, और फिर हम गाली देते युवाओं को कि वो पैसे के लिए हाय हाय कर रहे हैं, है ना। हम ही लोगों ने बनाई है, आप ही लोगों ने बनाई है। तो डिज़ाइन ऐसा बना दिया जहाँ पर सब कुछ पैसे से होता है, जबकि पैसा हम लोगों ने बनाया है, वो नेचुरल तो है नहीं। तो हमारा डिज़ाइन की कमी को युवा झेल रहे हैं। तो आप ये कहते हैं कि पैसा, सुख और समाधान ये अलग अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इन सब का कोऑर्डिनेशन चाहिए। समाधान का मतलब है कि मेरे को ये समझ में आ जाए कि जीने का उद्देश्य क्या होगा। समाधान का मतलब है मेरे को ये समझ में आ जाए कि मेरा स्किल सेट क्या होगा, हमारा करियर कैसे काम करेगा। समाधान का मतलब ये है कि हम सब रिश्तों को कैसे बढ़िया से निभेंगे, है ना। समाधान का मतलब है कि कितनी हमारी आवश्यकता है पैसे के रूप में,
उसको कितना बढ़िया सुंदर तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। समाधान का मतलब ये है कि ये समाज हम सब लोगों ने बना के रखा है और सभी इसमें जो अव्यवस्था फैली हुई है उससे दुखी हैं, परेशान हैं। तो समाधान का मतलब एक ये भी है कि मेरे जीने से कोई एक अच्छी दिशा, एक सार्थक दिशा इस समाज को मिलती है कि नहीं मिलती, ये भी एक समाधान का मुद्दा है। तो इस प्रकार से समाधान जो है कम्प्रिहेंसिव है और हमारी सभी आवश्यकताएं, जैसे हमारी दो तरह की आवश्यकता है, एक भावनात्मक एक भौतिक, दोनों तरह की आवश्यकताओं को बहुत बढ़िया से हम समझ पाएँ, उसको जी पाएँ, इसका नाम ही समाधान है। ये कोई त्याग बलिदान तपस्या अपस्या का कार्यक्रम नहीं है ये। जी, तो जैसे आज का युवा ना रिश्तों, आपने खुद भी बताया, करियर और मानसिक स्वास्थ्य में उलझ गया है। इस दर्शन से उन्हें क्या मदद मिल सकती है? अगर वो इसको सीखें समझे तो उन्हें एक्चुअल में क्या हेल्प हो पाएगी इसके? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दर्शन वैसे कोई फिलोसॉफिकल दर्शन नहीं है, ये बेसिकली अगर हम बात करेंगे ना एकदम कॉमन सेंस है। तो जहाँ से शुरुआत हो रही है इसमें कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ही काम चल रहा है इसमें। उसमें पहला प्रश्न यही हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अपन चाहते क्या हैं, कैसा वर्ल्ड हम देखना चाहते हैं। तो जो सच्चाई है, जो हमारी चाहत है, उस चाहत को पहले समझ रहे हैं ना। हम ऐसा जैसा समाज आज बना हुआ, जैसी दुनिया बनी है, ऐसा हम चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। तो आखिर फिर इसका कारण क्या है, इनका निवारण क्या है? तो कॉमन सेंसिकल अप्रोच है इसमें पूरा का पूरा, है ना। हमने बड़े बड़े महल बना लिए, बनाना चाहिए, मना थोड़ी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या उतना करके हम जीवन में तृप्ति हो गया? तो क्या भगवान वाले कंसेप्ट को जोड़ दें? वो सब नहीं करें। सच्चाई क्या है, हम क्या चाहते हैं, बेसिकली जो हम चाहते हैं वो हम समझ लें और उस समझ के अनुसार हम अपने लाइफ को बना लें। तो आज के युवा के लिए ये बिल्कुल ही एकदम व्यवहारिक बात है, उनके दिल की बात है। इट इज़ क्लोज टू हार्ट है ना ऑफ एवरी या यूथ। तो आप ये कह रहे हैं कि करियर में स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो ये स्पष्टता अंदर से आती है या सिस्टम ऐसा बनाना पड़ता है तब आती है? देखिए, यूथ के लिए दो बड़े मुद्दे हैं जी। एक तो है हमारे लिए बड़ा मुद्दा कि हमारा घर परिवार में हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा, जिसको आप बोलते हैं करियर। उसके लिए चाहिए स्किल। इसके लिए हम बताते हैं कि अगर आप पूरा ह्यूमन रेस का ठीक से स्टडी करते हैं तो अगले 50 साल में, हम यहाँ पे कोचिंग करते ही हैं इस बार की, कि अगले 50 साल में किस तरह के प्रोडक्ट बाजार में चलेंगे और उन प्रोडक्ट को अभी से हम लोग कैसे उत्पादन करना सीख जाए। जैसे मैंने अभी बताया, उदाहरण का भी एक कैंप हुआ था, उसमें बताया कि अभी आज के ज़माने में लोग है ना 10 रुपये लीटर का भी पानी पीते हैं, 50 रुपये लीटर का पीते हैं, 500 रुपये लीटर का पीते हैं, 6,000 रुपये लीटर का पीते हैं और 11 लाख रुपये लीटर का भी पीते हैं। जी, मैंने भी ये सुना है ना कि हाँ, कि 6-6 हज़ार रुपये लीटर में पानी बिक 11 लाख रुपये लीटर का पॉसिबल बिक रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो यूथ जैसे यही है, तो अगर इनको ठीक से समझ में आ जाएगा आने वाले समय में किस तरह के प्रोडक्ट चलेंगे, तो वो प्रोडक्ट को हम अभी से आकलन करेंगे और बिना प्रॉफिट और बिना लॉस के हम बढ़िया से काम कर सकते हैं। तो एक एरिया वो है जिसमें यूथ को ज़रूरत है समझने की, तो उसका हम यहाँ पे कोचिंग करते करते हैं। दूसरा एरिया जो है वो हम चाहते हैं रिस्पेक्टफुल जीना। हाँ, यहाँ या ना बताओ, जीना चाहते हैं, ये सारे लोग जीना चाहते हैं। तो रिस्पेक्टफुल जीने के लिए क्या तरीका होगा? उसके लिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस दिशा में हम काम कर रहे हैं? हम ओसामा बिन लादेन बनकर यदि काम कर रहे हैं तो क्या रिस्पेक्टफुल है? हम अगर अंबानी बन के काम कर रहे हैं तो क्या रिस्पेक्टफुल जीना है? या हम टाटा बन के काम कर रहे हैं या भाई हम पॉलिटिशियन बन के काम कर रहे हैं, क्या रिस्पेक्ट है रियली उसमें? यदि ह्यूमैनिटी के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, उनका शोषण ही कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, तो वो रिस्पेक्टफुल नहीं है। तो हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइफ क्या हो जिसमें हमको रिस्पेक्ट लगे, कॉन्फिडेंस आए, गिल्ट फ्री हो, उस तरह के मॉडल ऑफ लिविंग को या डायरेक्शन ऑफ लिविंग को हम लोग यहाँ पर ठीक से एजुकेट कराते हैं। वही उसी का नाम मध्य दर्शन है। यदि कोई युवा 22 साल का है और कंफ्यूज है तो मानव चेतना उसके लिए कैसे उपयोगी हो सकती है? देखिए, यहाँ पर 40-50 युवा रहते हैं जी, जो ऐसे कन्फ्यूजन से आए थे, है ना, और फिर उन्होंने यहाँ बैठ के कुछ बातों को ठीक से समझा। तो यदि एक को समझ में आता है तो अनेकों को आ सकता है। तो ऐसे जो युवा हैं वो यहाँ पर कुछ समय निकालें, लगाएं। हम लोग यहाँ पर 1 ईयर का एक प्रोग्राम चलाते हैं। 1 ईयर यहाँ रहने से उनको एक कंप्रेहेंसिव स्टडी अबाउट लाइफ समझ में आती है, तो सारे डिप्रेशन खत्म होते हैं। अभी पीछे एक दीदी आई थी, वो हाईली डिप्रेस्ड,
15 दिन रह गए, 1 महीने रह गए, उसमें पता नहीं एकदम नाचते कूदते गए यहाँ से। क्योंकि पर्पज़ ऑफ लाइफ दिख जावे, जो रियलिस्टिक हो, व्यवहारिक हो, कंटेंटफुल हो, तो आदमी में बदलाव आ जाता है। तो यूथ के लिए प्रोग्राम है ये सब। यहाँ पे उनके लिए पूरी फैसिलिटी डेवलप की गई है रहने के लिए, 1-1 वर्ष के लिए, और वो रहते हैं, और अनेक यूथ उनके साथ रहते हैं यहाँ पर जो पहले से रह रहे हैं, और उनके बीच में एक अच्छा सिंक डेवलप होता है, और एक बढ़िया सा एक डिस्कशन विधि से एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन निकलता है कि हम क्या चाहते हैं। डिप्रेशन का मतलब ये है, कन्फ्यूजन का मतलब ये है कि हम चाहते कुछ हैं, है ना, कर कुछ और ही रहे हैं, और हो कुछ और ही रहा कुछ और ही रहा है। ये तीनों चीज़ों में जब अंतर दिखाई देता है, उसी से डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन से आराम से बचा जा सकता है, तो और एक आपने अच्छी दुनिया बनाई जा सकती है। जी, जी आपने अभी कहा पर्पस ऑफ लाइफ, तो आपकी नज़र में जीवन का असली लक्ष्य क्या है? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ह्यूमैनिटी। आज हमारे पास जो कुछ भी है, ये सोफ़ा है, कपड़ा है, माइक है, आप भी बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सब ह्यूमैनिटी ने हमको दिया हुआ है। जी, और ह्यूमैनिटी इवॉल्व करती जा रही है ना। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड अंडरस्टैंड कितना अभी ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई है और कितना अभी बाकी है। ये अंडरस्टैंडिंग मेरी हो जाए, जी, इसी को अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइफ। यहाँ पे कोई मिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मानव जाति कुल अभी तक कितना इवॉल्व हुई, कहाँ तक पहुँची, और कहाँ संकटग्रस्त है। तो ये बात मेरे को पहले लेवल पे समझ में आ जाए, फिर दूसरा समझ में आ जाए कि हम आगे क्या इवॉल्व होना चाहते हैं पूरी एज ए ह्यूमैनिटी। और ये संकट में जहाँ बैठे हुए हैं, उसमें से इतना सा भी हम मेरे कारण से क्या इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इस प्रकार से पूरा हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल इस प्लेनेट के निवासी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल एक फैमिली मेम्बर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो जाते हैं, कि हम इस पूरे कनेक्शन को ठीक से देखते हुए इस ह्यूमैनिटी से जो कुछ हमको प्राप्त होता है उसको और थोड़ा सा आगे ले जा सकें। दैट इज़ द पर्पज़ ऑनली। यहाँ पर कोई मिस्टिक पर्पज़ नहीं है कि आपको जागृति पानी है और वो मतलब कहीं इधर जाना है और मोक्ष में जाना है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। ये सारा संसार जितना सुंदर हमने बनाया है, मतलब प्रकृति ने तो बना के रखा था, हमने उसमें कुछ सुंदरता ऐड करी है, उसका एंजॉय कर रहे हैं हम। और हमने इसमें बहुत ही कालिक पोत रखी है, उसके उसके झेल रहे हैं हम लोग। तो ये कालिक कैसे हटे और सुंदरता कैसे बढ़े, केवल यही पर्पज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है लाइफ का, उससे अधिक कुछ नहीं। तो आप बात कर रहे हैं मतलब आर्ट ऑफ लिविंग की, एक तरीके कैसे हम जी सकते हैं। जी, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति के बीच में संबंध क्या होता है? हम बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, हम सब किसी परिवार में पैदा हुए हैं। जी, अब ये हमारा फेल्यूर है कि उस परिवार को हम बना के नहीं रख पा रहे, या माता पिता साथ नहीं रह पा रहे, वो उनका अपना अयोग्यता हो सकता है। तो परिवार एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। इसी प्रकार से अनेक परिवार रह रहे हैं, अनेक परिवार मिलकर फिर से एक परिवार ही है। तो अभी क्या हो गया, इश्यू क्या है हमारे बीच में, रिलेशनशिप कहाँ फंस गया कि ये जो एक परिवार है, ये जो वर्ल्ड फैमिली जो होनी चाहिए थी, तो ये कोऑर्डिनेशन अमंग द फैमिली इज मिसिंग। उसके कारण हमारा जो एक विलेज लेवल फैमिली नहीं बन पा रही, एक नेशनल लेवल फैमिली नहीं बन पा रही, और हम एक वर्ल्ड लेवल फैमिली मिस कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने कभी कहा था हजारों साल पहले, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो उसमें मुख्य बात क्या हो गया, क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि हर फैमिली में आदमी ही रहता है, और फैमिली डायनेमिक्स मतलब इज ए ग्रुप, कलेक्टिव। तो कलेक्टिव डायनेमिक्स और इंडिविजुअल, ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसको हम नहीं समझ पा रहे। इंडिविजुअल की नीड क्या है? इंडिविजुअल की नीड है कि मेरा जो भावनात्मक पक्ष है वो मजबूत रहे, और मेरे को शारीरिक जरूरत जो है वो मेरे को पूरी हो जाए। फैमिली का जो डायनेमिक्स क्या है, वो रिलेशनशिप इन सच ए वे सो दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी सेटिस्फाइड, है ना, एंड एवरी इंडिविजुअल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए फैमिली सो दैट दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन अर्न अबाउट देयर वट एवर इज देयर नीड ऑफ दैट फैमिली। इस प्रकार से उसको हम लोग एक दूसरी भाषा में कह रहे हैं कि अगर रिलेशनशिप में ठीक से पकड़ में आ जाए हमको, तो उसको हम बोल रहे हैं कि हम सॉर्टेड फील करते हैं। दूसरा आ गया कि हम सब मिलके काम करने लगते हैं, जो आप यहाँ देख ही रहे हो कि कैसे यहाँ पूरा एक फैमिली मिलके काम करता है, उससे समृद्धि कर जाते हैं। तो समाधान समृद्धि कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, और ये रिलेशनशिप की विधि से ही पूरा किया जा सकता है। जैसे अभी अगर हम देखें, अभी जो भी स्थिति समाज में बनी हुई है, लोग समृद्धि संपन्न नहीं हो पा रहे, अमीर हो जा रहे हैं, गरीब हो जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि उनका नेचर के साथ रिलेशनशिप पूरा नहीं पड़ रहा है।
और आदमी के साथ रिलेशनशिप नहीं है। दोनों का जब मिसिंग होता है तो उसका फलन होता है, आदमी अमीर हो जाता है या गरीब हो जाता है। और अभी गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। मेरी गरीबी में खाई बढ़ रही, खाई बढ़ने से क्या हो गया, सोसाइटी में भय बढ़ गया, है ना, भय बढ़ने से भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ने से अब जो फिर विजिलेंस बढ़ गया, विजिलेंस ने और भ्रष्टाचार बढ़ाया। इस प्रकार से हम फंस गए और नेचर पे हमने एक्सप्लॉइट कर दिया और पूरी धरती बर्बाद कर दी, धरती को बुखार आ गया। तो रिलेशनशिप को जब बीच में लेके आते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है रिलेशनशिप में। जैसे ये पेड़ और ज़मीन, इनका आपस में रिलेशनशिप है। तो ज़मीन पेड़ को सब कुछ देती है और पेड़ भी ज़मीन को सब कुछ देता है। इस प्रकार से म्यूचुअल क्या कर रहे हैं वो लोग, प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या हो गया, एक परिवार दूसरे परिवार को लूट खसोट कर रहा है, एक गांव दूसरे गांव को लूट खसोट कर रहा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को लूट खसोट कर रही है। इस प्रकार से हम लोग फंस गए। अभी जब रिलेशनशिप मॉडल आएगा तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तब हम म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करते हैं। जब म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आई तो अभयता आई जी। तो इस प्रकार से आदमी आदमी के साथ रिश्ता और आदमी धरती के साथ रिश्ता, दोनों को एक साथ अपन ठीक से पहचान सकते हैं। अभी आपने कहा धरती को बुखार आ गया, हाँ। तो क्या इससे आप कोविड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं कि धरती को बुखार आ गया हमारे कार्यों की कोविड वजह भी एक उसमें से लक्षण ही था, वो हमारे कारण ही है। लेकिन धरती को बुखार आने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। से? ग्लोबल वार्मिंग यदि ग्लोब जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ गया, कितना, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री है। बहुत होता है। हाँ 3 डिग्री बहुत होता है। अब ग्लेशियर धमाधम पिघल रहे हैं। अब आप हथेली नहीं लगा सकते, आप सारे साइंटिस्ट, सारे मोदी जी, सारे देश के नेता मिलके है ना, उसमें हथेली लगा के इसको ठीक नहीं कर सकते। कितने बड़े तुर्रम हो जाओ, कितने धर्मगुरु हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि हमने सबने मिलके बिगाड़ा है इसको। कोई 2-3 आदमी 4 आदमी क्या कर लेंगे। तो ये बात हमको समझ में आ जाए कि ये रिलेशनशिप को हमने मैनेज नहीं किया, ठीक से जिए नहीं, तो एक्सप्लॉइट किया नेचर को, खुद खोदा भी नहीं करी और उससे ग्लोबल वार्मिंग हो गया। अभी अपन फंस गए। अभी आज का युवा तो नकली सोशल मीडिया में फंसा हुआ है, जैसा आप देख ही रहे हो। इंस्टा, यूट्यूब या फेसबुक इस तरीके से बने हुए हैं कि वो आपको इंस्टेंट डोपामिन देते हैं, है ना। और इसी कारण से कई बार युवा घंटों उसी में लगा रहता है और शायद उसी वजह से डिप्रेशन का शिकार भी है। तो इस दर्शन से उन्हें क्या सीख मिल सकती है? भाई थोड़ा सा मेरा मानना अलग है, थोड़ा मैं अपनी बात कहूँ। जी। मैं ये मानता हूँ कि वो अभी भी ढूंढ रहे हो, जो उनको घर में नहीं मिला, जो मित्रों में नहीं मिला, जो अपने गांव में शहर में नहीं मिला, जो 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 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं मिला, वो अभी ढूंढ रहे हैं वो लोग सोशल मीडिया पे। तो दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम इन माय व्यू, ओके। दे आर इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। दे वांटेड टू सी अ पर्सन और अ फैमिली और रिलेशनशिप मॉडल वेयर द पीपल आर हैप्पी। अभी तक मिल नहीं रहा है उनको। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन वो इससे बाहर आ जाएंगे, है ना। तो डिप्रेशन इसलिए नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, डिप्रेशन इसलिए आ रहा है कि ना तो घर में मिल रहा है कुछ मॉडल उनको जीने का, ना बाहर मिल रहा है, ना देश में मिल रहा है, ना फिल्मों में मिल रहा है, ना सोशल मीडिया में मिल रहा है। इसलिए डिप्रेशन आ रहा है। दे वांटेड टू लिव अ फ्री लाइफ, एक स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं वो। मतलब एक पर्पसफुल लाइफ के लिए वो लोग इतना सर्च कर रहे हैं हाँ। और इस कारण से इन सब चीज़ों में फंसे हुए बिल्कुल हैं। ढूंढ रहे हैं वो, ओके। तभी तो आपका किया हुआ काम सार्थक हो सकता है। जी जी। तो अब मैं आपसे थोड़ा सा अलग जानना चाहूँगा, जब आपको जीवन में कोई मुश्किल फैसले लेने होते हैं, आप इतनी बड़ी फैसिलिटी चला रहे हैं, तो आप कैसे स्पष्टता लाते हैं? भाई कभी भी जीवन में मुश्किल फैसले का मतलब होता है, जिसको एक नाम हम बोलते हैं कि ये न्याय है या अन्याय है, यही मुश्किल फैसला होता है। जब भी आप कोई निर्णय करने जाते हो तो न्याय और अन्याय में अगर क्लैरिटी नहीं है तो फैसला मुश्किल हो जाता है। न्याय जो होता है सबके लिए न्याय होता है ना, और अन्याय वो सबके लिए अन्याय होता है। तो मुश्किल का मतलब ये होता है कि इफ देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट जस्टिस, है ना। और दूसरा होता है कि व्यवस्था अव्यवस्था, जैसे अभी शासन तंत्र के नाम पर या राजतंत्र के नाम पर जो भी कुछ चल रहा है वो अव्यवस्था है ना, या नौकरी मौलिक मॉडल में जो काम कर रहे हो वो अव्यवस्था है। तो दो ही मुश्किल फैसले होते हैं कि रिलेशनशिप में न्याय अन्याय, और हम जो सब मिलके जीते हैं उसमें व्यवस्था अव्यवस्था। अभी मध्य दर्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है। यदि आप लगाएं इसमें 40-50 दिन हमारे साथ, आपको एकदम ही एब्सोल्यूट क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है। तो आपके लिए मुश्किल फैसले खत्म हो गए, अब मुश्किल ही नहीं है क्या व्यवस्था है और क्या अव्यवस्था है, कुछ भी मुश्किल नहीं है वो। कब तक मुश्किल है? क्योंकि हम न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं और न्याय हमको समझ में नहीं आया, है ना, तो मुश्किल हो गया वो।
तो इधर कुछ करने जाओ तो उधर गड़बड़ होता है, उधर कुछ करने जाओ उधर गड़बड़ होता है ना। तो दोनों तरफ एक जैसा सही क्या हो सकता है वो मुझे समझ में आ गया, तो मैं न्यायपूर्वक जीने मेरे को फैसले लेने मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए फिर से मुश्किल होता है। तो समझने से सारी मुश्किलें हल हो जाती है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन हो रहा है वो न्याय और धर्म का ही हो रहा है। व्हाट इज़ द व्यवस्था, व्हाट इज़ द न्याय, इसको अगर क्लियर कट हम समझ ले कुछ भी दिक्कत नहीं, सारी जीवन की मुश्किलें हल हो जाती है। समझ गए बेटा? तो आपने कहा न्याय और अन्याय, अगर इन दो शब्दों को हम समझ लें तो व्यवस्था और अव्यवस्था को भी समझ जाएंगे। आप अपने जीवन में पैसा, परिवार और सेवा में संतुलन कैसे बनाते हैं? इतनी बड़ी फैसिलिटी है ना, इतना बड़ा परिवार है आपका 150 प्लस लोगों का, तो कैसे संतुलन बना पाते हैं, इस बारे में कुछ बताएं। हमारा ये मानना है और जानना भी है कि प्रत्येक मानव है ना न्यायपूर्वक जीना चाहता है ना। जब उसको अवसर नहीं मिलता तो डिप्रेशन में जाता है। अवसर का मतलब होता है पहले दो बात का अवसर होता है, एक तो न्याय अन्याय को ठीक से समझने का, दूसरा होता है न्याय अन्याय को ठीक से प्रैक्टिस करने का। तो शिक्षा और व्यवस्था ये दो बातें, न्याय को समझने के लिए शिक्षा और न्यायपूर्वक जीने के लिए व्यवस्था, यदि इन दोनों बातों को आप क्लियर कट रख देते हो तो प्रत्येक एक आदमी अपनी पात्रता से अधिक उछाल मार के जीना चाहता है। और इसको हमने यहाँ पे देखा ही है, तमाम लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पर है ना, गरीब अमीर, पढ़े लिखे, वहाँ पढ़े लिखे, अनपढ़, सब तरह के लोग यहाँ पे, महिला पुरुष, लड़के लड़कियाँ, और वो बेहतर कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि मेरे को अकेले खींच के ले जाना है, ऐसा नहीं है। केवल मेरे पास क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी को हम लोग यहाँ पर 2 बार दिन में मिलते हैं, उसको हम शेयर करते रहते हैं, लोग समझना ही चाहते हैं। तो अभी आपने बहुत कुछ बताया युवाओं के बारे में, क्या आप 18 से 25 साल के किसी युवा को 3 सरल बातें कहना चाहें तो कौन सी बातें होंगी वो, जो उसकी सोच बदल सके? पहला मुद्दा है सभी यूथ के लिए कि देखिए, जैसी भी दुनिया आपको मिली है, यदि आपको वैसी स्वीकार है तो उसी को चलाइए। यदि वैसी स्वीकार नहीं है तो क्या बेहतर हो सकता है, पहला मुद्दा ये, इस पर बैठ के बात की जा सकती है। दूसरा मुद्दा ये है कि आप सबको सुविधा भी चाहिए, कार भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, रोटी पानी सब चाहिए, पैसा देना सब चाहिए, और वो ठीक ही है। तो उसको कैसे हम बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उस पर विचार किया जा सकता है। तीसरा मुद्दा है कि आपको सम्मानपूर्वक भी जीना है, तो रोटी भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए, सम्मानपूर्वक जीने को भी चाहिए। तो ये 3 मेजर बातें हैं जिसको लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं मानव चेतना विकास केंद्र में, जहाँ पर तीनों पर एकदम क्लैरिटी से बात हो सकती है, और इससे कम में आपको तृप्ति नहीं है। तो अपनी तृप्ति के लिए जीना है तो इन 3 मुद्दों पर हमको भली भांति सोचने की, समझने की ज़रूरत है। आपकी खुद की ज़रूरत है ये। तो जैसी भी दुनिया आपके सामने मिली है, अभी हमारे 1 लाख साल के इतिहास में हम सब लोग मिलके 1 लाख साल में जैसी दुनिया बना पाए, यदि आपको ये पर्याप्त लगती हो, ऐसी ठीक लगती है तो इसको बना के रखिए। इससे बेहतर की अगर कामना है तो आइए मिलके बैठ के बात करते हैं, एक बार देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसी कड़ी में मेरा एक और प्रश्न है, अगर कोई युवा मानव चेतना को शुरू से समझना चाहता है तो कैसे शुरू करे? किताब पढ़े, शिविर करे, या कुछ और, जिससे कि उसे जल्दी क्लैरिटी मिल सके? किताबों से और बाकी वर्कशॉप से केवल सूचना मिल सकती है। युवा अगर कोई भी ठीक से समझना चाहता है, हमारा आग्रह है कि 1 वर्ष के लिए वो एडमिशन कराए, है ना। 1 वर्ष का एडमिशन कराए तो बढ़िया से बात समझ में आ सकती है। 52 वीक्स का हमारे पास पूरा एक प्रोग्राम है यहाँ पर, तो उनके साथ 52 ऐसे मुद्दों पर हम लोग बात कर पाते हैं जिससे कि क्लैरिटी डेवलप हो जाती है। तो युवाओं के लिए तो ऐसे ही है, 18 से 25 वाले कम से कम 1 वर्ष लगाएं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी पूरी दुनिया में हमने ये देखा ही है कि एक फैशन चालू है अभी, जो कि ज़रूरत भी है, गैप ईयर। यूरोप से चालू हुआ ये, और अमेरिका में भी है। तो गैप ईयर में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा 1 से लगाकर जो आपने बच्चों को डाला दौड़ा दिया तो उनको तो कभी मौका नहीं मिला, तो एक बार 1 साल वो घूमते हैं और देखते हैं कि आखिर दुनिया जा किधर रही है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, सो दैट दे कैन सी ऑन देयर ओन एंड देन दे डिसाइड कि लाइफ को आगे किधर लेके जाना है। तो मैं तो सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में भी अब ये चालू होना चाहिए, धीरे धीरे हो रहा है। 1 वर्ष आप जो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो अभी उससे थोड़ा छुट्टी लो, और उसके बाद फिर से देखो, और फिर ताकि आप ठीक से अपना आगे का डायरेक्शन को सेट कर सको। और उसके लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो 11वीं 12वीं के बाद वो तय होना चाहिए, 1 साल छुट्टी बनाना चाहिए।
तो 1 साल हमारे गुजारिए, फिर देखिए कितना बढ़िया काम हो सकता है। तो ये 1 साल जो यहाँ पर गुजारना है, क्या इसका कोई फ़ीस चार्ज वगैरह है या ये आप फ्री कर रहे हैं इस समय? यहाँ पर जो भी एजुकेशन है वो एकदम फ्री है, केवल खाने पीने का खर्चा का बात है। तो जो भी युवा ऐसे हैं परिवारों से जिनके माता पिता उनका भोजन का व्यय दे सकते हैं, तो वो लोग आते हैं, वो अपना माता पिता से वो भोजन का व्यय लेते हैं। कईयों के माता पिता नहीं दे पाते, उनके भाई बहन होते हैं जो कहीं सेटल्ड होते हैं, वो तो वो देते हैं। कईयों के वो भी नहीं तो मित्र मंडली देती है। और कईयों के ऐसा होता है कि कोई भी नहीं है लेकिन इंटरेस्टेड है, और हमको लगता है तो हमारी एक टीम है यहाँ पर बैठ के, वो उसको इंटरव्यू करती है। और इंटरव्यू करने के बाद यदि उनको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, फालतू टाइम पास करना नहीं चाहता ये, तो फिर वो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी एमसीयू के खुद भी करता रहता है। या आपके जैसे लोग हमारे कई मित्र हैं तो हम आपको फ़ोन कर देते हैं, आगे करेंगे आपको कि भैया 2 बच्चे आ गए, इनका करो स्पॉन्सर। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। तो इस ये तो तरह का बहुत बहुत अच्छी सारा बात काम है। होता रहता है यहाँ पर। पैसा किसी भी प्रकार से बाधा नहीं है समझने में, जीने में। यदि होगा तो सहयोगी होगा, बाधा नहीं होगा। तो पैसा किसी भी प्रकार से बाधा नहीं है। अब आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपने जीवन का एक ऐसा पल साझा कीजिए जब आपको लगा कि जीवन विद्या यानी कि मानव चेतना ने आपको अंदर से बदल दिया है। बहुत ही बढ़िया बात। देखिए, ये कार्यक्रम बदलने का नहीं है, भीतर में जो हमारे अंदर जो डीप डिज़ायर्स हैं, इनेट डिज़ायर्स को हम कहते हैं, उसको प्रकट करने का है। अभी क्या हो गया कि इनेट डिज़ायर हमारे अंदर, ये लड़की के अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है, आपके मम्मी पापा के अंदर भी है, वो सब में सेम ही है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हम कभी किसी का बर्बादी नहीं चाहते, धरती को आबाद देखना चाहते हैं, न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं, सही काम करना चाहते हैं, ये हमारा इनेट डिज़ायर है। तो ये जो मानव चेतना क्या करते रहे कि वो इस इनेट डिज़ायर को जीने के रूप में प्रकट करते रहे। तो अगर आप बोलें कि कोई से ऐसा पल, तो हर दिन हर पल हम वैसे ही पल में जीते हैं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं बोल पाता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बोल कर वैसा मैं जी पाता हूँ। तो प्रत्येक दिन प्रत्येक मिनट उसी हिसाब से जीते हम यहाँ पर, कोई अलग से दिन हम नहीं मनाना पड़ता हमको। हाँ, पहले ज़रूर ये था कि कभी कभी खुश हो जाओ कि आज जैसा मन करा जैसे पार्टी कर ले। अभी हमारा जैसा मन करता है वैसे ही हम जीते हैं, वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही काम करते हैं, और पूरा अस्तित्व जो है हमको सपोर्ट ही करता है। तो हर दिन हर क्षण अब वैसा दिन आता है जब बदलने की आवश्यकता नहीं है, बदलने का बोझा नहीं है। यहाँ पर किसी को भी बदलने का नहीं कह रहे हैं, आपके भीतर में जैसे हो आप वैसे प्रकट हो जाओ केवल। तो जितना बर्डन है वो बर्डन रिमूव करते हैं, वो बर्डन रिमूव होते से भीतर का जो व्यक्तित्व जिस प्रकार से उछाल मारना चाहता है आपका, वो उछलने के लिए अवसर देते हैं आप। इतनी सी बात। एक प्रश्न और है। बिल्कुल प्रश्न पूछें। ये है कि यहाँ पर आपने बताया कि आप बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपकी फैसिलिटी का बच्चा बाहर अगर जाता है तो वो कैसे इस समाज में सरवाइव कर पाएगा जहाँ ग्रीड ही अल्टीमेटली प्रिवेल करती है हर जगह पर और पैसा ही मोटिवेटिंग फैक्टर है। बिल्कुल। यहाँ पर रहकर क्या चीज़ सिखाई जा रही है जी। उससे तय होगा कि वो बाहर जाना, अंदर बाहर का क्या खेल है। यहाँ पर रहकर एक मोटी बात ये समझाई जा रही है कि हम सब लोग मानव जाति का हिस्सा हैं, अपने उस संबंध को पहचानने की बात बता रहे हैं। तो वो तो कोई आइसोलेशन में हो नहीं रहा है। फिर ह्यूमैनिटी कहाँ तक पहुँची और आगे की दिशा क्या है उसकी, उसको डायरेक्शन चाहिए। आज जो यूथ है वो डायरेक्शन कैसे देने लायक बन जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। ये जो ग्रीड संपन्न लोग जो हैं, कितने भी ग्रीडी होके सुखी नहीं हुए हैं, तो वो कैसे सुखी हो सकते हैं, उसमें सहयोग कैसे कर सकते हैं हमारे बच्चे, हमारे यूथ, उसके लिए उनको तैयार किया जा रहा है। दूसरा बात। तीसरा बात, ह्यूमन बींग को ठीक से समझ लेने से वो प्रत्येक तरह के मानव के साथ कॉम्पेटिबल हो पा रहे हैं। वो उनका आवेश है ना विलय हो रहा है, वो ज़्यादा काम एंड क्वाइट होकर अपने। चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर रहते हुए युवा कम से कम 50 स्किल से ऊपर सीख जाते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स जो होते हैं। तो वो यहाँ पर जो स्किल को सीखते हैं वो बाहर जाने पर, जिसको आप बाहर कहते हो, हमारी तो सब एक जैसे ही है, उसमें आराम से वो अपना है ना प्रोफेशनली लाइफ भी जी सकते हैं। तो उनको रिलेशनशिप ठीक से मैनेज करना आ गया, प्रोफेशनल स्किल्स ठीक हो गया, डायरेक्शन ऑफ लाइफ ठीक हो गया। तो वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग यूथ फॉर द ह्यूमैनिटी and for the rest of the world. Not, we are not creating a
पीपल हियर फॉर अस ओनली। ऐसा नहीं है, ये कोई कल्ट नहीं है, ये कोई किसी प्रकार का सांप्रदायिक कोई कार्यक्रम नहीं है कि ये एक अलग से कुछ चल रहा है। तो रियल वर्ल्ड में जाकर कैसे ठीक से जीना, जैसे अभी एक बच्चा हमारे यहाँ कोई है, उसको आप ले जाओ बाहर कहीं पर भी, आप खुद उसको लाख रुपए की सैलरी देने को तैयार हो जाओगे आप, इतना प्रोफेशनली वो है ना, ट्रेंड है वो और उसको रिलेशनशिप भी ठीक से डील करना आता है, तो वो टीम के साथ भी बढ़िया काम कर लेता है। तो जो टीम का इशू आता है, स्ट्रगल, वो भी नहीं आता है उसको, और फिर धीरे से उसको गाइड भी करता है कि थोड़ा आराम से कैसे रह सकते हैं। तो जितना जितना हम अध्ययन करते हैं मानव का, उतना उतना हम और दूसरी पूरी टीम को काम क्वाइट से डील करना आ जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी वो क्यों तलाशना है कि मैं जीवित क्यों हूँ, है ना, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो एक बार आप इस फैसिलिटी को ज़रूर विज़िट करें। इंदौर के अंदर 16 एकड़ की फैसिलिटी है ये, और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाली हुई हैं, लिटरेचर भी है, वो पढ़ें समझें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। जीवन को समझना, जानना और उसे सहज तरीके से जीना, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जो लोग ये कर पाते हैं वही अपने मानव जीवन को सफल कर पाते हैं, नहीं तो जी तो सभी रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह के और नए नए पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू।